सबसे पहले बात करेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, यानी कि एसआईआर की, जिसकी चर्चा आपने हाल ही में हुए कुछ विधानसभा चुनावों के दौरान सुनी होगी, क्योंकि इसी के चलते कई बार ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली पर, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हर बार इन सवालों का जवाब भी दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा, जिस पर आज आया है सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर आपत्ति वाली याचिका को रिजेक्ट करते हुए साफ साफ कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से वैलिड है, संवैधानिक है, यह प्रोसेस सही है, और यह कहकर एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1960 के तहत इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का पूरा अधिकार। देश के तमाम चुनाव इस अधिनियम के तहत कराए जाते हैं। इस दौरान कोर्ट ने एक आर्टिकल का जिक्र किया, संविधान के आर्टिकल का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए ये जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है एसआईआर करने का, एसआईआर करवाने का, और ये भी कहा है कि जो जिस तरीके से एसआईआर किया गया बिल्कुल वो लीगल है, उसमें किसी प्रोसेस का वायलेशन नहीं हुआ, किसी नियम कानून का वायलेशन नहीं हुआ है। जो 20 याचिकाएं आई थी उसमें टीएमसी के नेता थे, आरजेडी के नेता थे, आम आदमी पार्टी के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, कुछ तथाकथित। दरअसल कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर रार, तो कभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर तकरार, और इन सब के बीच ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। एसआईआर को लेकर बीते काफी समय से सियासी महाभारत छिड़ी हुई थी। विपक्षी पार्टियों को इसे एक बड़ा मुद्दा हाथों में लेकर जहां लोगों के बीच वो पहुंची भी। ऑपोजिशन पार्टीज ने आरोप लगाया कि इस प्रोसेस के जरिए कुछ कम्युनिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। साफ बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद रूलिंग पार्टीज के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी एक बड़ी राहत मिली है। सरकार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे बड़ी जीत भी बताया। यानी साफ है कि सही वोटर के भविष्य का फैसला अब पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ही करेगा। बीजेपी के लीडर्स ने इस बड़े फैसले के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया, और बीजेपी ने इसे कांग्रेस की पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल हार बताया है। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिफेम करने का काम किया है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है। अर्थात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लोकतंत्र की समस्त संस्थाओं को अपनी अकर्मण्यता को ढकने के लिए, अपनी राजनैतिक अक्षमता को ढकने के लिए आरोपित करने, लांछित करने के सभी कुप्रयास आज सर्वोच्च न्यायालय के धरातल पर निष्फल और निष्प्रभावी सिद्ध हुए हैं। अब आपत्तियां क्या क्या आई एसआईआर को लेकर, और इन्हीं आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा, पहले डिटेल में आपको समझाएंगे। ऑपोजिशन की तरफ से ऑब्जेक्शन ये था कि इलेक्शन कमीशन को इतने बड़े पैमाने पर रिवीजन का हक नहीं, जबकि कोर्ट का फैसला रहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1960, संविधान के आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को इसका पूरा अधिकार, यानी एसआईआर कॉन्स्टिट्यूशनल है। आपत्ति इस बात को लेकर थी कि इलेक्शन कमीशन नागरिकता तय कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटर को तय कर सकता है। सवाल यह भी उठाया गया कि वोटर लिस्ट सुधारने की जगह एनआरसी बन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर करना चुनाव आयोग का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर चुनिंदा नाम काटे गए, जबकि हकीकत यह है कि नाम कटने वालों को सुनवाई का मौका मिलता है। विपक्ष आरोप लगाता रहा कि इससे गरीब, दलित, मुस्लिम, प्रवासियों के नाम कटने का खतरा ज्यादा है,
जबकि नाम काटे जाने के 4 हफ्ते के अंदर सिटीजनशिप पर सुनवाई जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष बैकफुट पर है, क्योंकि उसके लगाए गए सभी आरोप अब पूरी तरीके से कोर्ट में खारिज हो चुके हैं और बीजेपी इसी के साथ फ्रंट फुट पर है। उसके आरोप है कि विपक्ष इल्लीगल इमिग्रेंट्स का रक्षक बन रहा है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल का इलेक्शन को विलंबित करने के लिए और भुआ वोटर इलेक्टर रोल में रह जाए, इसी आशा पर बार बार सुप्रीम कोर्ट में गए और साथ साथ उनका साथ दिया कांग्रेस से लेकर सारे पॉलिटिकल पार्टी। और आज क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट में सीधा उसमें मोहर लगा दिया। ये एसआईआर सटीक था। चुनाव आयोग जो एसआईआर का काम कर रहा है करना चाहिए। इसीलिए आज जो नेता राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी से लेकर जो नेता एसआईआर का विरोध किया था, मैं सबको निवेदन करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का राय निकालने के बाद आप लोगों को प्रकाश्य में जनता का पास क्षमा मांगना चाहिए। तो बीते कई चुनावों के दौरान एसआईआर को लेकर चर्चा होती रही। शुरुआत में हालांकि इसे एक पायलट प्रोजेक्ट या फिर कुछ ही चुनिंदा राज्यों के तौर पर आजमाया गया, लेकिन अब ये फेज वाइज पूरे देश में कंडक्ट किया जा रहा है। यानी पहला चरण, दूसरा चरण, जिसके तहत एसआईआर की शुरुआत सबसे पहले उन राज्यों से हुई जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं या फिर जहां पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की शिकायत सबसे ज्यादा है। एसआईआर की शुरुआत जो कि सबसे पहले जून 2025 में बिहार से हुई। यहां पर विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बड़े पैमाने पर इंटेंसिव रिवीजन किया गया, जिसमें करीब 60 लाख से ज्यादा फेक, डेड या फिर डबल एंट्री वाले वोटर्स के नाम हटा दिए गए। फिर बिहार के बाद इसे पश्चिम बंगाल में लागू किया गया, जहां पर बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ छानबीन की गई। लगभग 90 लाख सस्पिशियस या फिर इनवैलिड नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद टीएमसी का दावा यह है कि उन्होंने एसआईआर की वैधता पर सवाल नहीं उठाया था, बल्कि यह कहा था कि इसका इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं किया गया। मत नहीं हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है वही लॉ है। और हम ये सवाल नहीं उठाया था कि एसआईआर वैध नहीं है। हमारा कहना था कि एसआईआर को इस्तेमाल ठीक से नहीं किया गया। एसआईआर प्रोसेस में इस राज्य में गलती था, इसलिए 27 लाख लोगों का नाम डिलीट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का राय के बाद भी हमारा जो आपत्ति ये रहेगा। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने मई 2026 में एसआईआर के तीसरे चरण का ऐलान किया। इस नए फेज के तहत उसे देश के 16 राज्यों और साथ ही 3 यूनियन टेरिटरीज में लागू किया जा रहा है। इसके बाद जहां 3 स्पेशल एरियाज को छोड़कर पूरा भारत इसके दायरे में आएगा। इस फेज में नागालैंड जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लेकर देश के कई हिस्से शामिल हैं। इस फेज में करीब 3,94,000 बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर लगभग 36 करोड़ 73 लाख वोटर्स का वेरिफिकेशन, उनका सत्यापन करेंगे। फिलहाल देश के केवल 3 हिस्से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख को इस फेज में अभी शामिल नहीं किया गया है। अब ऐसा करने के कई रीजंस हैं, जैसे कि वहां पर सेंसस का काम चल रहा है, कुछ जगहों पर वेदर के चलते मुश्किलात है और यही वजह है कि इन तीनों जगहों के लिए एसआईआर का स्केड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। अब एसआईआर में क्या क्या होता है हालांकि आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इसका एक क्विक रिवीजन आपको दे देते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वोटर्स हैं जो आने वाले एसआईआर की प्रक्रिया के तहत आएंगे। अब तक इसकी जद में ऐसे बहुत सारे वोटर्स हैं जो नहीं आए हैं, लेकिन उन्हें अपने पेपर्स तैयार रखने में इससे मदद मिलेगी, जानकारी मिलेगी। वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन पहले तो किया जाता है। जो मतदाताओं के डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होता है और साथ ही उनसे एक फॉर्म भरवाया जाता है। फिर जो पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध है उनसे उनका मिलान होता है, मैच किया जाता है। वोटर लिस्ट से फर्जी या फिर डुप्लीकेट नाम हटाए जाते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं है या फिर मान के चलिए कि वो अपने गृह क्षेत्र से माइग्रेट करके दूसरी जगह जा चुका है, यानी शिफ्ट हो चुका है, तो ऐसे वोटर्स को फिल्टर किया जाता है। जो योग्य नागरिक हैं उनके नाम ऐड ऑन किए जाते हैं और ये एसआईआर का पूरा प्रोसेस है। फिर इसके बाद एक फाइनल लिस्ट, पहले ड्राफ्ट लिस्ट और फिर उसके बाद आपत्तियों के आने के बाद एक फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाती है।
जाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईआर को पूरी तरीके से संवैधानिक ठहराने वाला फैसला भारत की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के इस फैसले के बाद देश के इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल इक्वेशंस और सिटीजंस राइट पर इसके खासे इंपैक्ट पड़े, जैसे कि बॉर्डर एरियाज या माइग्रेशन वाले क्षेत्रों में जो बोगस वोटिंग चुनाव के नतीजों को प्रभावित करती आई, उस पर इससे रोक लग जाएगी। इसके अलावा विपक्ष के इस नैरेटिव को बड़ा झटका लगा, जहां बिहार और बंगाल में विपक्षी दलों का आरोप यह था कि एसआईआर के जरिए जानबूझकर कुछ खास वर्गों के नाम हटाए गए, जिससे अभी की सरकार को चुनावों में फायदा मिल सके। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस नैरेटिव को खारिज कर दिया है, जिससे सत्ता पक्ष को एक पॉलिटिकल एडवांटेज मिला और विपक्ष को अब अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। कहा यह जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इलेक्टोरल इंटेग्रिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाता है। इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के रूप में आने वाले समय में हमें भारत की वोटर लिस्ट बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट, डिजिटली वेरीफाइड और फ्रॉड फ्री मिलेगी, जिससे इंडियन डेमोक्रेसी की साख ग्लोबल लेवल पर और ज्यादा मजबूत